झांसी के मिट्टी से जुड़े एक बेहतरीन कलाकार जो सेट डिजाइन में बुनते हैं अनोखे रंग और आकार। Welcome to another conversation with Mosmi Agnihotri. Today we have Mr. Balkishan Pandey, who's a set designer and an amazing father of 3 beautiful kids. So let's see how it goes. Hello Balkishan जी, कैसे हैं आप? एकदम फर्स्ट क्लास, थैंक यू। गुड गुड। तो आज न्यू ईयर पास में आ रहा है। ओके। ठीक है, तो बैकवर्ड्स तो हम बाद में जाएंगे आराम से। yes, पहले तो आप ये बताइए कि आपका ये साल कैसा रहा? मेरा साल ये बहुत अच्छा रहा, काफी अच्छा एक्सपीरियंस से भरा रहा। अच्छा। और काफी एंजॉय किया हम लोगों ने साल को, बहुत मेहनत किया, काम किया और बहुत चीयर किया। ठीक है, और फिर नेक्स्ट ईयर का आपका गोल्स, प्लानिंग, विजन क्या है? नेक्स्ट ईयर के एक्चुअली मैंने काफी सारे गोल बना रखे हैं। ओके। जैसे बड़े बड़े अचीवमेंट करना है, बड़े बड़े काम करना है, नई चीजों को भी कुछ एक्सप्लोर करना है। बिल्कुल बिल्कुल, एक्सप्लोर करते रहना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में। तो अब चलते हैं रिवाइंड। शुरुआत कहाँ से हुई है आपकी झांसी के यहाँ? तो आपके शहर के बारे में बताइए थोड़ा कुछ, आपके परिवार के बारे में। शहर बहुत ही अच्छा है, उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड के नाम से जानते हैं। अच्छा। और बुंदेलखंड में मैंने काफी सारा अपने आप को तैयार किया। देखा जाए तो युद्ध लड़ने से पहले सैनिक को तैयार होना पड़ता है। तो उत्तर प्रदेश झांसी मेरे लिए मेरा एक ये रहा है, मतलब अपने आप को तैयार करने का प्रशिक्षण का केंद्र रहा है, जहाँ मैंने अपने आप को एकदम तैयार किया कि मुझे अगर आगे बढ़ना है या कुछ करना लाइफ में, तो अपने आप को पहले कभी भी तैयार करना है। अगर बिना तैयारी के हम लोग काम करने जाएंगे, कुछ भी करने जाते हैं, तो वहाँ फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो अगर हम लोग तैयारी से आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी अगर मिसिंग करेंगे तो हम लोग बचा पाएंगे अपने आप को, या आगे हम लोग बढ़ पाएंगे जी। तो ये जो जंग की बात कर रही है, कैसी जंग की तैयारी कर रहे थे आप? तो एक्चुअली मेरे मन में काफी सारे बचपन से सवाल उठते थे। अच्छा। कि मैं अपने आप को कभी भी लोगों से अलग अपने आप को रखा है। मैं अपने आप को बहुत स्पेशल समझता था बचपन अच्छा। से। ओके। मैं कभी भी नॉर्मल अपने आप को समझे नहीं, क्या मैं नॉट अ नॉर्मल पर्सन। मैं अपने आप को हमेशा ही देखता था, मिरर में देखता था कि मैं कुछ स्पेशल हूँ, या अपने आप को फील भी कराता था कि तब मैं अपने आप को स्पेशल नहीं समझूंगा तो मैं कुछ स्पेशल नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल। मैंने अपने मन को मैंने बार बार ये वाइब्रेशन देता था कि यार तुम कुछ कर सकते हो, जीवन में आगे बढ़ सकते हो। उसके पीछे जो मेरे लोग थे, जो मैं काम करता था, मुझे बहुत अप्रिशिएट करते थे। कि पेंटिंग देख के, मेरा पोर्ट्रेट देख के, तुम बहुत अच्छा पेंटिंग करते हो, एक दिन तुम बहुत आगे जाएगा। अच्छा। ऐसा बोलते थे। तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने उनकी बातें सुनी है, तो उनकी बातें भी काम की हैं, तो मुझे यहाँ तक पहुँचाने में काफी सही हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जैसे हम झांसी थे, तो आपके घर में कौन कौन लोग, कैसे आप लोग पले बड़े, कैसी मेमोरीज रही है वहाँ पर? तो मेरे पिताजी तो काफी साधु स्वभाव के हैं, और रेलवे में वो जॉब करते थे। अच्छा। और अभी तो रिटायर्ड हो चुके हैं। तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि जब मेरे पिताजी स्ट्रगल टाइम में थे तो डे में वो अपना काम करते थे, जो लोकल काम करते थे, और रात में जॉब भी करते थे। तो उनसे भी प्रेरणा मिली मुझे कि जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है तो बहुत मेहनत करना। तो आपकी स्कूलिंग, पढ़ाई वगैरह सब वहीं पर हुई है झांसी में? सब झांसी में हुआ है पूरा पढ़ाई। तो आपकी जो फर्स्ट जॉब थी, जब आपने करियर स्टार्ट किया, वो कब किया, कौन सी उम्र में? 1 साल खाली मैंने जॉब किया था, बहुत स्ट्रगल टाइम था वो। दिल्ली में जब मैं गया काम करने, स्ट्रगल करने, तो मेरा शुरुआत था तो बहुत पैसों की दिक्कत थी। मतलब मेरे खाने के भी वांदे थे, वांदे मतलब खाने के नहीं होता था। मतलब एक ही टाइम ऐसा होता था, 1.5 रुपए मेरी जेब में रहता था। एक हफ्ते तक मेरे पास पैसे ही नहीं, सिर्फ 1.5 रुपए से मैंने सर्वाइव किया। अच्छा। तो मैं क्या करूँ। तो मुझे 1 साल मैंने 5,000 रुपए महीने का मैंने जॉब किया, और 1 साल तक किया। फिर लास्ट में वो पैसे भी नहीं मिले। लास्ट मंथ के 2 मंथ की जॉब थी? मैं टीचिंग, ड्राइंग टीचर का मैंने जॉब किया दिल्ली के अंदर। और दिल्ली में जो स्ट्रगल टाइम था, वेरी पेनफुल, बहुत पेनफुल था। मतलब ये हालत थी कि बस परेशानी में पूरा सफर। तो झांसी से दिल्ली तक का आपका सफर कैसा था? तो एक्चुअली मैंने सपना देखा था मुंबई जाने का, कि मुझे मुंबई जाना। ओके, ऐसे रिफ्रेम करती हूँ मैं ये क्वेश्चन को कि किस चीज ने आपको झांसी से निकाला है? हाँ चलिए, वैसे आप बताइए आप। एक्चुअली मैं झांसी में बहुत अच्छा काम कर रहा था, और काफी पेंटिंग करता था। वहाँ पे भी मैं मतलब अच्छा खासा नाम कमा चुका था, पैसे कमा चुका था। और ऐसा नहीं कि मुझे काम की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं अपने आप का इतना काम कर चुका हूँ कि मुझे कहीं ना कहीं काम मिलेगा, और अच्छा खासा स्टेब्लिश हो चुका था। लेकिन कहीं ना कहीं बोलते हैं ना कि अगर दिल में अगर आपके
आग है, फायर जिसको बोलते हैं ना, फायर, वो जब तक आपको चैन से बैठने नहीं देगा कि आपको कुछ करना है, कुछ अचीवमेंट करना है, कुछ बड़ा करना है, तो वही मेरे दिल ने मुझे बार बार पुश करता था कि यहाँ से निकलो, बाहर जाओ, यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला है। तो झांसी में आपको सब कुछ अप्रिशिएट कर सकते, लेकिन वो मुझे जो चाहिए था वो नहीं मिल रहा था एक्चुअली। तो मुझे बड़े बड़े काम करने थे, बड़े स्टार्स लोगों के साथ काम करना था, बड़े बड़े आर्ट वर्क करने थे, तो मुझे कहीं ना कहीं वो चीज नहीं मिल रही थी, वो मुझे अंदर से झंझोड़ता था। तो आपको ये पता था कि आपको स्टार्स के लिए ही काम करना है, इंडस्ट्री के लिए नहीं, काम ऐसा करना नहीं है, इंडस्ट्री तो मुझे बाद नहीं में था, लेकिन ऐसा था कि कुछ और अच्छा करना, मतलब मुझे बड़ा करना, बस ये था। ओके, कुछ भी करना, बहुत बड़ा करना, और बड़ी सिटी में करना। बड़ी सिटी कौन है? फिर मेरे दिमाग में बॉम्बे से अलग कुछ आता ही नहीं है। हाँ। इंडिया में बॉम्बे एक ऐसी जगह है जहाँ से आके लोग अमिताभ हुसैन से लेके, अमिताभ बच्चन से लेके, शाहरुख खान से लेके सब यहीं पे आके फेमस हुए। मुझे पता था कि मेरी वैल्यू कहाँ है। तो जो आप ये कहते हो कि आपने बहुत ऊपर वाले को माना है, ठाकुर जी को माना है, तो उनके साथ का आपका बॉन्ड कैसा है अब तक का ओवरऑल? ठाकुर जी के साथ जी, भगवान की बोले तो इतनी बड़ी असीम कृपा है, इसका मेरे पास शब्द नहीं है। वो कहते हैं ना कि जब ऊपर वाले की कृपा होती ना, तो अगर कहावत है, जिसको भगवान मारना चाहे उससे कोई बचा नहीं सकता, और जिसे बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता। तो मेरे जीवन में ऐसे स्ट्रगल टाइम आया है, तो ऐसा स्ट्रगल टाइम में मरने की कगार पे पहुंच गया कि भगवान मुझे बचाए। जैसे द्रौपदी को भगवान ने लास्ट टाइम बचाया था, या बड़े बड़े भक्तों को बचाया, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा बचाया है। तो वहां से मेरी बॉन्डिंग मजबूत हो गई। तब मैं समझ चुका था, नहीं भगवान का मेरे ऊपर हाथ है, कहीं ना कहीं भगवान मुझे बचा रहे, यानी कि भगवान मेरे ऊपर बड़ी असीम कृपा है। तो तब से मैं और ज्यादा उनसे प्रति आकर्षित हो गया, और उनका बहुत ज्यादा चिंतन करता हूँ, बहुत ज्यादा उनसे प्रार्थना करता हूँ, और एकदम हृदय में हमेशा रहते हैं भगवान। तो आपको ऐसा लगता है कि मुंबई आने में, बॉलीवुड में आने में भी ठाकुर जी का हाथ है आपके साथ? जी बिल्कुल लगता है। तो उसकी स्टोरी लाइन क्या है? स्टोरी लाइन क्या है, जब मैं दिल्ली में काम कर रहा था, स्ट्रगल चालू था मेरा, तो वहाँ पे मैं भगवान से जुड़ चुका था, कहीं ना कहीं मैं इस्कॉन डायरेक्टर हमारे कृष्णा भक्ति में आ चुका था, मेरी दीक्षा भी हो चुकी थी। तो वहाँ मैं स्ट्रगल कर रहा था, वहाँ एक भक्त मिले मुंबई के। अच्छा। तो उन्होंने मुझे देखा मंदिर के अंदर, फिर मैं वहाँ मतलब परेशान हालत में हूँ, काम की तलाश में हूँ। तो उन्होंने मेरा नंबर मांगा, बेटा तुम पेंटिंग करते हो, ठीक है मैं तुम्हें मौका दूंगा, बम्बई बुलाऊंगा। तो फिर उनका मेरे पास कॉल आया एक हफ्ते बाद कि बॉम्बे के अंदर एक हमारा भागवत कथा है हमारे महाराज जी का, तो आप आके कुछ सेटअप कीजिए। अच्छा। मैंने कहा चलो ठीक है, अभी तो काम तो करना ही है। मैंने सोच के आया खाली घूमने जाना, ड्रीम तो मेरा बॉम्बे के है, बॉम्बे काम करना। मुझे कुछ तो अभी मिल नहीं रहा भगवान की कृपा से, तो हम लोग जाते हैं अपना घूम के आएंगे, इस बहाने दर्शन होगा, भगवान को घूम के आएंगे। 2008 में जब मैं मुंबई आया, प्रभु जी ने बुलाया मुझे, तो उन्होंने रहने के लिए अपना एक फ्लैट दिया हमें, और उन्होंने मेरे गुरु महाराज की यहाँ कथा थी, तो मैंने गोवर्धन पर्वत का 50 फीट का सबसे पहली बार बड़ा सेटअप किया था। 50 फीट का गोवर्धन पर्वत बनाया, ग्वाल बाल कृष्ण बनाए। तो हमारे गुरु महाराज को देख के बहुत प्रसन्न हुआ, उन्होंने आशीर्वाद दिया। अच्छा। कि भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। तो कहीं ना कहीं हमारे पिताजी का, हमारे गुरु महाराज का आशीर्वाद वो काम करता है, उन लोगों की ब्लेसिंग तो काम करती है। तो वहाँ पे माता जी थी जो इस्कॉन से भी जुड़ी थी, हमारे मंदिर से भी जुड़ी थी, और इंडस्ट्री में अपना आर्ट डायरेक्शन में काम करती थी। तो जो मुझे लेके आए, मेरी कथा खत्म होने के बाद महाराज जी का, मैंने उनको बोला मैं मुंबई में काम करना चाहता हूँ, मेरी बहुत इच्छा है, तो आप अगर मेरे लिए कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने माता जी को कॉल किया, उन्होंने फिर मुझे मिलवाया, माता जी ये लड़का है, अच्छा काम करता है, आपने देखा है। तो वो मेरा जो गोवर्धन पर्वत देख के वो माता जी एकदम हैरान हुए कि छोटा सा लड़के ने कैसे किया काम। अच्छा। हाँ, तो ठीक है मैं तो मौका देती हूँ। तो लक्ष्मण चंद कहते हैं ना, जब भगवान कृपा करते तो कुछ भी हो सकता है। हाँ। तो उनके हाथ में एक पिक्चर था अरबाज खान का। अच्छा। तो श्रीवत्स स्टूडियो में वो मुझे लेके पहले, लेकिन सबसे पहले वो लेके मुझे जुहू में। अच्छा। हरे राम हरे कृष्ण जुहू टेम्पल लेके वहाँ उन्होंने प्रसाद खिलाया, खिचड़ी। मुझे बताओ प्रसाद पाओ भगवान का, कोई भी काम शुरू करने से पहले भगवान की आशीर्वाद। तो मैंने दर्शन किया, प्रसाद पाया, फिर वो श्रीवत्स स्टूडियो लेके गई। तो फर्स्ट टाइम मैंने जब पहले दिन फिल्म इंडस्ट्री का काम किया तो मैं डर गया। अच्छा। इतना बड़ा पेंटिंग में कैसे बनाऊँ, तो छोटे छोटे पेंटिंग बनाते थे गाँव में। मैंने पहले दिन काम किया वहाँ पे, अरबाज खान वगैरह सब आए, देखा लोगों ने भी देखा, तो मैं डर गया, मैं काम ही नहीं कर पाया। तो वो डायरेक्टर बोलने लगा ये लड़का तो कर नहीं पाएगा। तो मैंने बोला सर और मैडम एक दिन और मुझे दो, पैसे नहीं मिलेगा चलेगा, खाली एक मौका मुझे चाहिए हुआ। कहते ना कि आपको प्रूफ करने के लिए, पहला दिन था तो मैं थोड़ा नर्वस था। जब मैं दूसरे दिन जाके जो पेंटिंग किया, शाम को सब लोगों ने वाव फैक्टर था,
जब मैंने जो काम किया तो लोग एकदम वाह अरे बहुत बढ़िया अच्छा किया। तो जब से मैंने वहां से मैंने 25,000 रुपये मुझे मिले थे वो काम के, एक हफ्ते काम किया वहां से, मैंने इंडस्ट्री का कार्ड बनाया। उसके बाद मुझे काम नहीं मिलता था। अच्छा। फिर जो मेरे दोस्त वहां से काम करते उनके पास में जाके, एक भानु प्रताप करके मेरा दोस्त है, वो मेरे सबसे पहले आर्टिस्ट जो आज तक मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। ओह वाह। तो मैंने उनको फोन किया, भानु भैया किधर हो? तो बोले मैं महबूब स्टूडियो में। उस समय अलादीन पिक्चर अमिताभ बच्चन का चल रहा था, जी जी। शूट चालू था, तो सेटअप चालू था। तो मैं अलादीन पिक्चर के सेटअप पे गया, महबूब स्टूडियो 1 नंबर फ्लोर पे। तो वो सब आर्टिस्ट लोग बहुत लोग काम कर रहे थे। मेरा बड़ा मन हुआ मैं भी कुछ करूँ काम। तो मैं बैठ के देख रहा था, मैं क्या भैया मैं भी कुछ हाथ लगाऊं, तो मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे हाँ करना। मैंने काम किया तो सब लोग देख के अरे ये तो लड़का इतना अच्छा काम कर रहा है, इसे करवाते क्यों नहीं? मेरा कार्ड वर्ड तब उसमें बना नहीं था। अच्छा। हाँ, तो अपनी रिस्क उन्होंने मुझसे काम करवाया, फिर वहां मैंने कुछ पैसे कमाए। अच्छा, तो ये कार्ड का क्या चक्कर है? कार्ड क्या हमारा benefits है फिल्म लाइन आपके? का यूनियन कार्ड होता है, तो उसका कुछ अभी तो 60,000 रुपए चल रहा है उसका ईयरली। एक टाइम पे करना पड़ता है, बाकी ईयरली अपना एक फीस होता है वो देना पड़ता है। और उसके बेनिफिट्स क्या है? उसके बेनिफिट आपको अपने रिटायरमेंट के बाद आपको कुछ पे मिलता है। बाद में आप डॉक्टरी कुछ मेडिकल हेल्थ के लिए आपको काफी सारा बेनिफिट है वो मिलते हैं। और कहीं आपका पेमेंट नहीं मिल रहा, पैसा फंसा, तो वो यूनियन हमारा वो पेमेंट निकाल के देती है। ओके ओके। तो वो काफी बेनिफिट है। बिना कार्ड के हम इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकते। ओके। तो अगर कार्ड नहीं होगा तो कोई भी इंडस्ट्री में पहुंच के लोग डिस्टर्ब बिल्कुल। करेंगे, शूटिंग नहीं हो पाएगा। तो वहां से मेरा जर्नी चालू। वाह। और कितने आपके जितने भी आर्ट डायरेक्टर्स, कौन से आर्ट डायरेक्टर्स के साथ आपने ज्यादा काम किया है आज फिल्म तक? लाइन में शुरुआत में तो स्ट्रगल में काफी डायरेक्टरों के साथ काम किया, लेकिन मेरे साबू सर थे, उनका काम मुझे बहुत पसंद है। साउथ के हैं साबू सर, जिन्होंने बाहुबली पिक्चर किया है, उनका काम बहुत पसंद लगता था। बाकी और तो काफी लोग हैं, और जो मेन मेरे सबसे ज्यादा पसंदीदा डायरेक्टर है वो मेरी आर्ट डायरेक्टर है, हमारी मैडम है अमृता महल लिखाई, जो कि धर्मा प्रोडक्शन के लिए काफी बड़े पिक्चर करते हैं। जैसे अपना अभी ब्रह्मास्त्र पिक्चर किया है, रॉकी रानी पिक्चर किया है। ओ वाह। तो मैं अभी कंटिन्यू काफी साल से 10 साल 12 साल से उनके साथ ही मैं धर्मा प्रोडक्शन का ज्यादा आर्टवर्क करता हूँ। वाह। तो मतलब ये जो अमृता मैम जो है, उनके साथ आपका बॉन्ड अच्छा है या उनके साथ सीखने आपको मिलता है ऐसा? तो बेसिकली कैसा है? उनके साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छा है। एक्चुअली वो मुझे बहुत चाहते हैं, मतलब बहुत दिल से चाहते हैं, और कभी भी कोई भी प्रोजेक्ट में मुझे रखते हैं। अच्छा। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनके लिए लकी हूँ। अच्छा। हाँ, कहते हैं ना काला धागा बांधना या काला घर पे हाँ। जो भी कुछ होता है ना, लक फैक्टर यूज करते हैं ना। जैसे मेरा कलर रेड है, तो मुझे लगता है कि कृष्णा अगर रहेगा तो हमारा काम अच्छा। तो उनको बोलता हूँ, अच्छा। भगवान का जप करता हूँ, उनके सेट पे आके जप करता हूँ। जब एक बार हम लोग फ्लाइट से गए थे साथ में गए हम लोग, अच्छा। तो मैं स्टेशन पे जप कर रहा था। क्या कर रहा है? मैंने कहा जप कर रहा हूँ। क्या होता है इसमें? भगवान की कृपा मिलती है, हम जप करेंगे तो आपका काम भी अच्छा होगा। हाँ, तो ये देख के उनको बहुत अच्छा लगता है कि लड़का इतना मेहनत करता है और साथ में भगवान का भजन भी करता है, चिंतन करता है। तो उनको बहुत पसंद है, और मैं एकदम सादा सिंपल रहता हूँ और बहुत मेहनत करता हूँ। तो ये लगता है बहुत बंदा पैशनेट है अपने काम के प्रति। तो जैसे कि हमने सुना है बहुत बार पहले अमृता जी का नाम, तो उनका नेचर ऑफ वर्क ऐसा है कि वो बहुत परफेक्शनिस्ट है और वो बहुत स्ट्रिक्ट है अपने काम को लेकर, कि उनको वो चीज वैसे ही चाहिए। दैट इज द रीजन मे बी उनका धर्मा प्रोडक्शन के साथ बहुत अच्छा नाता रहा होगा, कि वो बैक टू बैक इतने प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं। तो वो उनका सक्सेस का राज है। तो कैसा है उनका ऑरा, कैसा है कि हाउ इज शी विद यू? तो नीता मैडम का तो परफेक्शन पहले बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा। वो परफेक्शन एक एक बारीकी खुद देखती, खुद सेट पे जाके छू के देखेंगे सब कुछ। पर्दा हो गया, कलर सिलेक्शन, पर्दा सिलेक्शन, कलर का अगर पसंद नहीं आ रहा तो पेंटर बराबर नहीं करेगा, मुझे बोले कृष्णा तुम जाके उधर बताओ। मुझे पता है आर्टिस्ट है, वो आर्टिस्टिक माइंड से कुछ अच्छा ही करेगा। और वो एक्चुअली अगर आप अपने काम के प्रति डिवोटेड नहीं है जी, अगर आपका काम अच्छा नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली गुस्सा आता है, क्योंकि कोई भी टाइम पे काम नहीं होता है। तो शूटिंग का काम होता है टाइम पे होना चाहिए। तो एक्चुअली वो अंदर से एकदम सॉफ्ट है, लेकिन वो काम जब होता है तो मैं भी अपने लोग काम करता हूँ तो मुझे भी गुस्सा आता है। अगर टाइम पे नहीं हो रहा, अच्छा नहीं हो रहा, क्वालिटी नहीं मिल रही, तो किसी को भी गुस्सा आएगा। तो वो एक्चुअली नेचुरल है, वो आता ही, उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो मिस्टेक एक्चुअली होना भी चाहिए। अगर मिस्टेक नहीं होगी तो लोग प्रॉपर काम नहीं करेंगे, टाइम पे काम नहीं करेंगे, तो शूट रुक जाएगा, काम नहीं होगा। तो जैसे कि आपने पहले कहा कि 1.5 रुपए हुए करते थे, यहाँ पे आज आप लोगों की टीम मैनेज कर रहे हो, तो डिफरेंस ऑफ थॉट प्रोसेस क्या होता है कि तब जब आपके पास 150 रुपीज थे, ठीक है, 1.5 रुपए थे आपके पास, और आज इतने सारे लोगों को आप
मतलब एक तरह से वही होगा कि एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो। जी। तो दोनों वे में आपका थॉट प्रोसेस क्या हुआ करता था? तो थॉट प्रोसेस मेरा उसमें मानसिक स्थिति यही थी कि सबसे पहले तो क्या होता है, कोई भी अपने रहने खाने की व्यवस्था में लगता है, क्योंकि क्या है, वो बाद में सोचेगा कि हमको करना क्या है, लेकिन मन में था, दिल में था कि हमें काम तो करना है, लेकिन सबसे पहले अपना रोज के खाने पीने का तो व्यवस्था करना है। तो फिर उसी टाइम में उसी में बहुत निकल गया। तो जब मुझे याद है, दिल्ली में मैं दिन में अपना काम करता ढूंढता था और रात में मैं वहाँ पे जगराते होते, दिल्ली में बहुत जगराते। अच्छा। खाटू श्याम के, इसके, देवी के, उसके। तो मैं मेरे आपको दिल्ली की थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, तो उससे पता चलेगा कि बाकी में मैंने कितना स्ट्रगल किया अपने पैशन के लिए। तो मैं दिन में अपना पेंटिंग ढूंढता था, जहाँ काम मिलता था 200-500 का मैं करता था, और रात में मेरे पास एक बाइक था, एक बुक किताब अपने थैला लिया, उसके अंदर बहुत सारी बुक्स, माला, झोली, कंठी, ये वो, किताब, अगरबत्ती, ये सब जो सामान होता ना स्पिरिचुअल, वो रख के मैं वहाँ जहाँ जगराते होते थे रात में जाता था, एक छोटा टेबल लेके वहाँ पे अपना कपड़ा डाल के वहाँ पे मैं बेचता था पूरी रात। मेरा ये नियम था रोज का। अच्छा। पूरी रात में वहाँ पे इतना स्ट्रगल था मेरा, इतना स्ट्रगल के लिए मैं हिम्मत नहीं हारी। उस समय मैं अपने आप को बोलता था कि मैं इतना मेहनत करूँ, इतना मेहनत करूंगा कि एक दिन ऊपर वाला सोचेगा कि इसको दे दो यार, जो देना है इसको दे दो। उसके बाद ही मेरा बहुत स्ट्रगल किया। उसके बाद मैंने करीब 8 साल, उसके बाद अभी मैं जिम्मेदारी में लगभग 7-8 साल हुए, तब मेरा थोड़ा ठीक हुआ है। लेकिन उसके पहले जो मेरा स्ट्रगल था, इवन मैं 2 साल चौल में मुझे गुजारा। मतलब कहते हैं ना, भगवान जब आपको कुछ बड़ा देना चाहते हैं, परीक्षा भी बहुत बड़ी लेते हैं। तो मेरी इतना ठोका बजाया मुझे भगवान ने, इतना ठोका बजाया कि कहते ना, घड़े को चेक करते ना कि लीक तो नहीं है, तो ऐसे मुझे बहुत चेक किया भगवान ने, तब जाके मुझे थोड़ा अभी भी बहुत मेहनत करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो कृष्णा जी, जो इतने सारे अभी जाकर आपके जितने भी काम चल रहे हैं या जो भी है, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जहाँ पे आपको मल्टीटास्क करना पड़ा या मल्टीपल चीजें साथ में करना पड़ा, और आपने कैसे किया है वो? ऐसा एक बार नहीं, 2 बार हुआ एक्चुअली। ओह। पहले मैं दिल्ली में, जब मेरा शूटिंग चालू था ऊंचा गांव में पिक्चर का। अच्छा, कौन सा पिक्चर? रॉकी रानी ऊंचा गांव में शूट चल रहा था। रॉकी रानी जो रिसेंटली पिक्चर है, उसका शूट चल रहा था। फिर अचानक मैडम ने बोला कि शादी का भी काम लिया है उन्होंने, तो वो करना 1 महीने का काम था। उसके बाद उन्होंने एक और मुझे दिया कि उसी टाइम पीरियड में आपको एक बॉम्बे के अंदर फिल्म सिटी में 1 महीने काम वो भी करना। तो ब्रह्मास्त्र पिक्चर में एक गाना है, वो मैंने 1 महीने का बॉम्बे में काम किया और 1 महीने का मैं दिल्ली में। अच्छा। तो ये 2 लोकेशन बड़े डेंजरस थे मेरे लिए। डेंजरस मीन्स मेरे लिए बहुत बड़ा ऊपर वाले ने ये दिया चैलेंज कि कृष्णा देखो तुम कर सकते नहीं कर सकते। मैंने कहा अब तो आपका ही नाम लेके कर रहे, तो वो करोगे तो आप, मैं तो खाली कोशिश करूंगा, करना तो आपको है। भगवान तो मुझे बहुत सारे ऐसे चैलेंज देते लाइफ में कि मैं कभी पीछे डगमगाता नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, करना आपको, मेहनत मैं करूंगा, मैनेज आप करो, हे प्रभु मैनेज आप करो। तो मैं दिल्ली में, मेरे कुछ 25 आर्टिस्ट मेरे दिल्ली में थे, मेरे साथ में काम कर रहे थे, और 20 आर्टिस्ट बॉम्बे में काम कर रहे थे, और मैं अकेला मैनेज कर रहा था। अच्छा। तो ऐसा 5-6 बार मैं फ्लाइट से अप डाउन किया, दिल्ली बॉम्बे, दिल्ली में। मैडम बोलती तो सुबह दिल्ली में मिलना है तो दिल्ली आ रहा, सुबह बॉम्बे में मिलना है तो बॉम्बे। इवन मैं दीपावली के दिन मेरा काम था, मैं दिल्ली से बॉम्बे आया, मेन दिवाली वाले दिन सुबह पहुंचा, मैं सीधा सेट पे पहुंचा, घर आया नहीं। बॉम्बे अपने घर नहीं आया, सेट पे पहुंचा, पूरा डे काम किया मैंने, पूरी नाइट काम किया। सुबह मैंने ब्रश नहीं किया, कुछ नहीं किया, सुबह मैंने ट्रेन पकड़ के सीधा निकल। तो दिवाली मेरा ऐसा निकला। तो मैं अपने काम को ही पूजा समझता हूँ, मेरा काम ही मेरे लिए सब कुछ है। मैं काम के लिए अपना घर की शादी विवाह सब कुछ छोड़ दूँ। मुझे पता है कि अगर आज मैं मेहनत नहीं करूँ, मुझे मौका दिया ऊपर वाले ने, तो मुझे कल शायद मिलेगा नहीं। तो हर मौके को मैं एक अच्छी तरह निभाता हूँ, क्योंकि निभाना बहुत जरूरी है। आप और सैक्रिफाइस, सुप्रीम सैक्रिफाइस करना होता है। आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो बहुत बड़ा सैक्रिफाइस, मतलब आपको जो लोगों को पसंद है वही छोड़ना पड़ेगा। जैसे सोना पसंद है वो छोड़ना पड़ेगा, दोस्त यारी पसंद है वो छोड़ना पड़ेगा, शादी ब्याह में नाचना पसंद है वो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप जब छोड़ोगे तभी तो कुछ पाओगे, पहली बात। तो दूसरी बात एक और बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको जिंदगी में बहुत ऊपर जाना है तो आपको हल्का होना पड़ता है। जैसे फ्लाइट, आप कहीं भी आप दूसरी ट्रेन में जाएंगे तो कभी बैगेज चेक होता है आपके सामान, बस में चेक होता नहीं, फ्लाइट में चेक, क्यों? कि उसको हल्का रहना पड़ता है। ऐसे अपने मन को जब तक आप हल्का नहीं करेंगे या आपके आसपास जो फालतू चीजें रखेंगे ना, तो आपको ऊपर उड़ने नहीं। आपको जीवन में अगर आगे बढ़ना है
तो मेरे साथ तो ऊपर वाले ने बहुत अच्छा किया है कि मेरे साथ में जो कचरा होता है, जो भी मेरे साथ जो गलत लोग जुड़ जाते हैं या जो उल्टे सीधे लोग जो मेरे जीवन में आते हैं, कहते हैं ना आपके आसपास आते रहेंगे, जर्नी है वो, लोग आते रहेंगे। या जैसे हाथी चल रहा है तो कुत्ते भौंकते रहेंगे, उसको चिंता थोड़ी करना हाथी को। अगर उनकी चिंता करेगा तो वो आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो हाथी चलता रहेगा, कुत्ते भौंकते रहेंगे। ऐसे कई लोग मेरे जीवन में आए हैं, इन्होंने बहुत पुश किया, खींचा मुझे, टांग खींचा, ये खींचा, बहुत बड़ा बड़ा उल्टा सीधा बोला जीवन में कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू नौकर है, तू ये है, तू वो है। मैं हमेशा मैं कभी किसी को ब्लेम नहीं किया। मैंने कहा जब वो समय बताएगा कि प्रभु बताएंगे हमारे कि हमने क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, तो समय बताएगा। मैं कभी कुछ बोलता नहीं हूँ। मैं मेहनत पे विश्वास करता हूँ कि आज मैं अच्छा बनाऊंगा, मेहनत करूंगा तो मैं जीवन में जरूर तरक्की करूंगा, आगे बढ़ूंगा। प्रभु की कृपा से सब कुछ संभव है। तो आपने कमाना कब शुरू किया? आपके जीवन की पहली कमाई कहाँ से? तो मेरे पिताजी ने आदेश दिया, तो मैंने अपने गांव घर के पास ही 200 या 300 रुपए रेंट पे एक दुकान लिया, छोटा सा। वो दुकान आज भी है। हाँ, मेरे बड़े भाई चला रहे हैं। अच्छा। तो मैंने वहाँ पे सबसे पहले काम चालू किया चाय। अच्छा। हाँ, जैसा जो लोग बोलते हैं ना, लोग चाय वाले आगे बढ़ते हैं। मोदी जी भी आगे बढ़ गए, वो चाय बेचने वाला भी आगे पहुंच गया। तो मेरा भी एक्चुअली शुरुआत चाय से। तो मैंने चाय का दुकान खोला, क्योंकि वो सबसे सस्ता काम होता है। उसमें चाय पत्ती खरीदो, दूध खरीदो, अपना चालू या स्टोव जलाओ, काम चालू है। सबसे सस्ता बिजनेस वही एक्चुअली देखा है। सब लोग पहले वही चालू करते हैं, और सबकी नीड भी वही है इंडिया में। वो सबसे ज्यादा लोग चाय पीते हैं। हाँ। तो मेरा वो शुरुआत हुआ। उसके बाद मैंने क्या किया, मैं चाय नहीं यहाँ कुछ और करते। मुझे याद भी, मैं आपको फोटो दिखाऊंगा। तो मैंने 2x2 का प्लाई लिया कि दुकान के सामने लगाया, उसमें मैंने फिर अंडे रखे, अंडे पीछे। वो फोटो आज भी है, मैं ऐसे लेके अंडा दिखा रहा हूँ, आज भी है। वो उतना कम से कम बहुत साल, मतलब 20 साल की एज में मैं वो काम किया। फिर दुकान में जूस बेचा, पानी पूरी बेचा, क्या क्या नहीं बेचा, सारे स्ट्रीट फूड का सामान लिया। फिर बाद में मुझे लगा यार ये सब काम चले। मुझे यार पता था मैं एक कलाकार हूँ जी। मैं घर पे बहुत पेंटिंग करता था, प्रैक्टिस करता था। मैंने कहा यार इससे तो काम होने वाला, ये तो बहुत दिमाग खाने वाला धंधा है, ये काम नहीं चलेगा। फिर मैं मेरे दुकान के पास एक मुझे पता चला कि वहाँ चित्रशाला करके एक जगह है। मेरे गुरुजी हैं आज भी, वो श्री राकेश चरण वर्मा जी आज भी हैं। उनकी श्री राम चित्रशाला के नाम से आज भी एक इंस्टीट्यूट है वहाँ पर, झांसी है। वहाँ काफी बच्चे सीखने आते हैं। मैं उनको जाके देखा, उनसे मिला कि सर मैं एक अच्छा आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ। मैंने उनको पेंटिंग दिखाया, बेटा तुम बहुत अच्छा करते हो। ठीक है ठीक है। तो कई वर्षों तक उनके घर पे जाके मैंने चित्रशाला में जाके प्रशिक्षण लिया। पेंटिंग की बारीकियां उधर सीखी मैंने काफी, जो आज मैं काफी हेल्प करती है अपने काम में। और पूरी डिटेलिंग आज मैं करता हूँ अपने काम में, उन लोगों को बहुत पसंद करता। तो ये आपके गुरुजी है जो चित्रशाला में आपको मिले, तो उनसे आपको क्या सीखने मिला, उनके बारे में कुछ बताएं। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मुझे मेरे श्री राकेश चरण वर्मा हमारे चित्रशाला के गुरुजी हैं। उनके साथ काफी प्रशिक्षण मुझे मिला है और काफी डिटेल्स सीखने को मिला है। बारीकियां जो करते हैं बहुत अच्छा काम करते हैं, आज भी कर रहे हैं। और उन्होंने भी हमेशा अप्रिशिएट किया है, कृष्णा अच्छा काम करते हो, ऐसे करते रहो, आगे बढ़ते रहो। और आज उनका जन्मदिन भी है। अच्छा। मैं दिल से अपने हैप्पी बर्थडे बोलना चाहता हूँ अपने गुरुजी राकेश वर्मा जी, जहाँ भी उनका आशीर्वाद मुझे मिलता है और मैं आगे बढ़ता रहूँ। जैसे कि चाय की दुकान से यहाँ तक का सफर है, और मैंने तो ये भी सुना है कि आपका एक नीता अंबानी जी के साथ इंटरव्यू है। तो कैसा, ऐसा कौन सा रिलेटेड काम था आपका वहाँ पर कि इवेंचुअली यू एंडेड अप? तो हमारी मैडम अमृता महल ने कहा, उनको ये इवेंट का, उनका एक प्री वेडिंग शादी था। नीता अंबानी का, अनंत अंबानी उनके लड़के हैं, उनका प्री वेडिंग का वहाँ पे जामनगर में बहुत बड़ा एक सेटअप था। उसके लिए मैडम को काम मिला। तो मैडम ने फिर मुझे उस काम के लिए आर्ट वर्क के लिए मुझे सजेस्ट किया, कृष्णा को हम लोग रखेंगे ताकि अच्छा आर्ट वर्क हो सके। तो हम लोग वहाँ मैं अपनी टीम को लेके वहाँ पहुँचा। आर्टिस्ट टीम पूरी मेरे अंडर में, कुछ 50 लोग काम कर रहे थे। और फिर हम लोग काम कर रहे थे, मतलब 50% काम हम लोग कर चुके थे। अच्छा। हर 10 दिन में वो नीता मैडम आती थी काम देखने के लिए कि कितना हुआ, क्या प्रोग्रेस हुआ। तो कहीं ना कहीं वो पेंटिंग देख के हम लोग का, उनको एक अच्छा रिएक्शन हुआ, अच्छा काम हुआ है। वो पेंटिंग की बहुत बड़ी शौकीन है, बहुत आर्ट लवर है एक्चुअली। अच्छा। हाँ, तो फिर वहाँ से सजेशन आया कि मैडम के साथ कुछ इंटरव्यू होने वाले हैं। तो अमृता मैडम के पास भी गया कि आप इंटरव्यू करो। अमृता मैडम नीता अंबानी के साथ इंटरव्यू देना है, बोले नहीं कृष्णा को भेजो। सीधा मेरा नाम आया सामने, तो उन्होंने कहा मैं कृष्णा को भेजती हूँ, वो इंटरव्यू लेकर करेगा।
तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ मुक्ता मैडम को कि मुझे योग्य समझा के आगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। इतना बारीक काम आपने किया है, तो आपने कहाँ से सीखा? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपको देना चाहता हूँ। और जहाँ तक मेरी कला का ये है तो मैं बचपन से ही इसमें रुचि है मेरी। तो आपने खुद सीखा ये सब? खुद सीखा, फिर बाद में हमने गुरु भी बनाए अपने। गली गली जाके मैं दुकान पे चाय बेचता था लोगों को। अच्छा। और साथ ही समय निकाल के अपना पेंटिंग भी करता था, मतलब वो कार्य मैंने छोड़ा नहीं। भगवान की कृपा आप पे ऐसी ही रहे। तो आप सिर्फ नीता जी से मिले कि उनके कोई और परिवार के मेंबर्स भी मिले आपको? जी हाँ, तो वहाँ से उनको अच्छा इंटरव्यू में हम लोगों ने काफी अच्छा बातचीत किया। अच्छा। बहुत पसंद आया। लास्ट में उन्होंने बोला भी कि भगवान अच्छा। कृष्ण की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। अच्छा। वही बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है जब कोई बड़ा व्यक्ति बोलता है, वो स्वयं श्रीनाथ जी की भक्त बोलो, उनकी सेवा करते हैं, तो वो लोग बड़े लोग आपके बारे में अगर ऐसा आशीर्वाद दें, ऐसा बोले, तो कहीं ना कहीं भगवान से कनेक्ट होता है वो है। फिर जब बाद में शाम को फिर जैसे वो जाने वाली थी तो मुकेश अंबानी भी आ गए वहाँ। अच्छा जी, तो वो फिर उन्होंने पूरा दिखा रहे थे, मैं भी साथ में चल रहा था। जी जी जी। तो वो सब दिखा रहे थे। फिर एक श्रीनाथ जी का मंदिर है जो उन्होंने कुछ पेंटिंग बनाया था। हाँ जी। उन्होंने देखा, बोले वाह बहुत सुंदर बना है। अच्छा। तो नीता मैडम ने मेरी तरफ देखा, बोले वो ही इज बॉय कृष्णा। अच्छा। ये देखो, उन्होंने मुकेश बोला, मुकेश अंबानी सर को कि देखो कृष्णा इसने सब पेंटिंग किया। अच्छा। मुकेश सर ने भी मेरे पीठ ठोकी, बोले शाबाश बेटा बहुत अच्छा काम किया। तो इनका उन्होंने जो दो लड़कियां थी उनकी जी, बहू ईशा। थी, उसको भी बताया ये देखो ईशा अंबानी, ये सबको बताया ये कृष्णा की बात। तो मुझे ओ। अच्छा लगा, मैं प्राउड फील किया, चलो कम से कम भगवान ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। बिल्कुल बिल्कुल। तो इतना क्लोजली आपने रिचेस्ट फैमिली को देखा है, तो उनका ऑरा कैसा है? वो एकदम डाउन टू अर्थ है, बोलो एकदम कूल अच्छा। है, शांत होकर बात करते हैं, एकदम कोई ये नहीं लगेगा प्राउडली फील, आपको कभी लगेगा नहीं बहुत प्राउड है, बहुत पैसे वाले नहीं। अच्छा। बस ये उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। उनकी इतने गार्ड्स होते, इतना टाइट जी, सिक्योरिटी है बिल्कुल, बिल्कुल। कि वो उनके आने से पहले ही पूरा मैदान खाली करा देते। वो पूरा दिखते ही नहीं, खाली हम लोग ही थे। क्योंकि मेरा उनसे इंटरव्यू से पहले 4-5 बार कोविड टेस्ट कराया। उन तक पहुंचने के लिए आपको एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। कोविड टेस्ट के बाद फिर मेरा इंटरव्यू। ओके। तो कृष्णा जी, इतनी जो आपकी जर्नी जानी है अब तक की, ठीक है, तो जब आपने शुरुआत की थी, जब आप चाय बेचते हो, तो आप वो चाय बेचने वाले कृष्णा को क्या एडवाइस देना चाहते हो, क्या मैसेज देना चाहते हो आज? तो आज मैं वही बोलना चाहता हूँ कि जो भी अभी तक किया है वो भी मैं सोचता हूँ कि उतना नहीं है जितना होना चाहिए, क्योंकि इंसान को मेहनत करते रहना चाहिए। तो आज भी बहुत मेहनत करके हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं। वही बोलूँगा, अभी भी और मेहनत करो, अभी भी कहीं ना कहीं कमी है तो और आगे बढ़ सकते हैं। तो अपनी कमियां तो हमेशा जिंदगी में रहती हैं, ऐसे कोई फुलफिल नहीं कर सकता, लेकिन और क्या बेस्ट दे सकते हैं वो देना चाहिए। और जिंदगी में रास्ते हमेशा खुले रहते हैं, बस आपको चलना पड़ता है। तो चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और मंजिल तक पहुंच जाएंगे। जी। और आज की जो यंग जनरेशन है, जिनको भी फिल्म लाइन में जाना है एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर, या कोई भी जिसको भी बेसिकली इंडस्ट्री में घुसना है, बहुत सारे लोग आते हैं मुंबई जैसे शहर में, सपनों का शहर है ये, तो उन लोगों के लिए क्या एडवाइस है आपकी? देखिए, मेरा जितना एक्सपीरियंस है मैं तो यही बोलूंगा कि कम से कम अगर आप जो भी काम करना चाहते हैं उसके प्रति आपको वफादार होना बहुत जरूरी है। जो भी काम करते हैं, जैसे मैं आर्टिस्ट हूँ, अगर मैं अपने आर्ट के प्रति वफादार नहीं हूँ तो मैं कहीं ना कहीं गलत हूँ, तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ सकता, पहली बात। दूसरी चीज, आप जो काम कर रहे हैं उसको खुश होकर करें, खुश होकर करेंगे तो जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। तीसरी चीज, जब तक आपको अपने काम से मोहब्बत नहीं हो, जैसे नौकरी करने वाला बंदा अगर उसकी 8 बजे छुट्टी होने वाली तो 7 बजे वो घड़ी देखने लगता है। हाँ। तो वो बोर हो जाता है अपने काम से। जब तक आप अपने काम से बोर होंगे कभी आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। अब दिन रात अगर जाग रहा है, उसको ना भूख लग रही है, ना प्यास लग रही है, ना कुछ हो रहा है, खाली काम के लिए वो मर रहा है या काम के लिए सोच रहा है, काम कर रहा है, तो 100% सक्सेस होगा। जी बिल्कुल। और जो आप काम कर रहे हैं, कुछ भी काम हो, चाहे सिंगिंग हो, उसमें होती रियाज, प्रैक्टिस, कोई भी काम। और सचिन तेंदुलकर फेमस है तो वो खेलने से पहले प्रैक्टिस करते हैं। शाहरुख खान पहले बहुत प्रैक्टिस करता है, कोई भी हो, अमिताभ बच्चन भी प्रैक्टिस करते हैं, सब कोई प्रैक्टिस करते हैं, लता मंगेशकर वो पहले प्रैक्टिस करते हैं। एक मौका मिलता है, ये मौके मिलेगा और आपने प्रैक्टिस नहीं की, ऊपर वाला आपको मौका तो देगा, लेकिन आपने पीछे अगर तैयारी नहीं की तो आप वहां जाके फेल हो जाएंगे। तो इससे पहले अपने आप को तैयार करना, प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस। तो आपको क्या लगता है कि स्किल सेट वाली प्रैक्टिस, मतलब फिजिकल प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है कि मेंटली आपको प्रिपेयर होना? बोथ आर प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट, ओके। फिजिकल एंड मेंटली ऑल्सो। कृष्णा का मंत्र ऑफ लाइफ क्या है? मतलब मंत्र ऑफ लाइफ ऐसा वो एक रूल जो आपने हमेशा से पकड़ के चला हुआ है लाइफ में?
मेरा मंत्र ऑफ लाइफ क्या है कि मैं लोगों की मदद करना मुझे अच्छा लगता है, कि लोगों की हेल्प करें ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन क्या होता है कि आप किसी की मदद कर रहे हैं तो उसको अपना फायदा नहीं उठाना चाहिए। अगर वो अपना फायदा उठाता है ना तो कहीं ना कहीं अपना नुकसान करता है, खुद का अपना कुछ नहीं बिगाड़ने वाला, हमें पता है हम तो सही जा रहे हैं। कृष्णा जी, इतना कुछ इंस्पायरिंग है आपकी स्टोरी को लेकर, चाय बेचने से लेके अंबानीज के फंक्शन में, इतना कुछ आपने अपने लाइफ के लिए किया। एंड ये स्टोरी आई होप जब बाहर जाए लोगों को इतना तब पता चलेगा आपके बारे में, तो इट विल बी रियली इंस्पायरिंग। कुछ आपके जो रूल्स है वो तो डेफिनेटली, मतलब मुझे ऐसा लगता है रील्स पे अभी ट्रेंड होंगे इसके बाद। तो बट थैंक यू सो मच, इतने बिजी शेड्यूल के बाद भी, बच्चे है, बीवी है, काम है, इतना कुछ कर रहे हो और भी करना है आपको, जैसे कि इन्होंने कहा, और उसके लिए भी आपने इस पॉडकास्ट के लिए टाइम निकाला। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड आई होप कि हम एक और पॉडकास्ट बहुत जल्दी करें और कुछ और अचीवमेंट्स के साथ करेंगे। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम निकाला और आपको लगा कहीं ना कहीं मेरा भी कुछ श्रेय होना चाहिए एक अपने लोगों के लिए, ताकि लोगों को पता चले कि वाकई में स्टोरियाँ तो बहुत सारी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन लोगों को जब तक सामने नहीं आएगी तो पता नहीं चलेगा कौन कैसे स्ट्रगल कर रहा है, क्या कर रहा है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाल के हमारे पास आए। थैंक यू सो मच फॉर दैट। एट द एंड ऑफ एवरीथिंग, आपके जो भी भाई बंधु है आपके इंडस्ट्री में, जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं अभी भी, या मतलब ऐसा नहीं है उनके पास कुछ नहीं, उनके पास भी बहुत कुछ है, लेकिन आर्टिस्ट कभी रुकता नहीं है, कभी सुनता है, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? मैं सबको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, बस खाली अपने आप को इम्प्रूव करते रहें। और क्या है कि जीवन में एक रूल बनाए कि रोज कुछ ना कुछ सीखना है। 1 इंच भी आगे बढ़ गए तो आप आगे बढ़ गए, लेकिन आपके पास टाइम लिमिट है। आज का टाइम गया तो आपकी जिंदगी से, आपकी लाइफ में वो आज का दिन माइनस हो गया, तो 1-1 मिनट को आप वैल्यू नहीं देंगे तो टाइम भी आपको वैल्यू नहीं देगा। तो आप टाइम की कदर करें तो टाइम आपको दो कहाँ से कहाँ पहुंचा सकते हैं। तो जीवन में समय को मूल कीमत को समझें। समय एक ऐसी चीज है उसको आप पैसे से भी नहीं खरीद सकते, पैसे देने के बाद वो आपको नहीं मिलेगा, इसलिए इसकी वैल्यू करें और आपको बहुत समय आपके आपको आगे बढ़ा सकता है। इसी सबसे ज्यादा आपके बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और मुझे इस योग्य समझा कि पॉडकास्ट में ले जाए। धन्यवाद बहुत बहुत। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। So with all of this, we are coming off end to this episode. Thank you for watching and we'll meet you in the next episode.